हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरा चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में। आज हम करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए जो बीए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। बाकी आप सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देंगे, तो उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उसके क्षेत्राधिकार हैं, उस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए क्या क्या उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है काफ़ी विस्तृत और काफ़ी बड़ा है। उसकी शक्ति और कार्य जो इस प्रकार से की जा सकती हैं। तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से होते हैं? उनसे अभिप्राय है कि जो मुकदमों की जो सुनवाई जो कहीं ना कहीं सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा केस सीधे जो है उच्चतम न्यायालय में जाया जाता है वो केस। इस मामले में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फर्स्ट क्या है कि भारत सरकार और राज्य के बीच कोई उत्पन्न विवाद, यानी भारत सरकार और राज्य के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। या फिर एक और भारत सरकार या एक या अधिक राज्य हों, उनके बीच में कोई वाद विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो रहा हो तो भी। और ये कहा जा सकता है कि यदि भारत सरकार और किसी व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हो तो सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा। यानी कि भारत सरकार और कोई व्यक्ति या भारत सरकार के बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा कुछ भी होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। पहले वह स्थानीय अदालतों में जाएगा। नॉर्मल जो निचली अदालतें हैं पहले उसमें जाएगा, उनके बाद फैसले लिए जाएंगे, अपील की जाएगी, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में उसको भेजा जाएगा अगर मामला ज़्यादा गंभीर होगा तो यही कहा गया है। परंतु जो मौलिक अधिकार की रक्षा का भार है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, साथ साथ उच्च न्यायालय को भी सौंपा जा सकता है। तो इसलिए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा या फिर निचली अदालतों पर जाएगा या उच्च न्यायालय में जाएगा। तो मौलिक अधिकार एक हमारे ऐसे अधिकार है जिसमें हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी मामले वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के यानी ओरिजिनल जस्टिस में नहीं जा सकते, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं जा सकते। जो सेकंड आता है हमारा अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार क्या होते हैं इसे जान लेते हैं। 3 प्रकार से ये अपील सुन सकता है। जो भी हमारी सरकार होती है, न्यायालय होता है, वो 3 प्रकार से सुन सकता है। कौन कौन से मामले सुन सकता है? संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजीदारी के मामले। तो संवैधानिक मामले होते हैं जो संविधान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसमें बता दिया जाए आपको कि अनुच्छेद 145 के अनुसार किसी भी ऐसे मुकदमे का फैसला करने के लिए जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न उठता हो तो वह उसमें जो न्यायाधीश बैठेंगे वो कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे और वही उसका फैसला करेंगे। यानी न्यायालय से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो उसमें वो बैठेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे। इसमें यदि उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तो उच्चतम न्यायालय स्वयं विशेष रूप से अपील की अनुमति दे सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय में कोई ऐसा मामला है जो उच्चतम न्यायालय ने भी इनकार कर दिया उसको फैसला सुनाने से, तो उसको जो है हम विशेष अधिकार के रूप में अपील की सुनवाई के लिए भेज सकते हैं। आगे है दीवानी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं? शुरू में उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं दीवानी मामलों की अपील सुनता है जिनमें उच्चतम न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमा जो है अपील के योग्य है। यानी कि मुकदमा जो ऐसा है कि भाई सुनने लायक है तो ही वो उसको सुनेगी। और कम से कम जो उसके बीच में 1000 रुपये हैं। विवाद संपत्ति का जो मूल्य है, जो विवाद संपत्ति का मूल्य है, कम से कम जो है 20,000 रुपये है। बाद में उस राशि को तोड़कर जो है 50,000 रुपये और 1970 में विवाद संपत्ति का जो मूल्य है 1,00,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि पहले 20,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर उसके बाद 1,00,000 मूल्य कर दिया इसके बीच का जो विवाद है इसको लेकर के। और यह कहा गया कि परंतु 1972 में जो 30वें संशोधन में संपत्ति के मूल्य वाली जो शर्तें हैं वो समाप्त कर दी गई। अब उच्चतम न्यायालय में दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है बशर्ते ही उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न निहित है। यानी कि ये कह रहे हैं कि दीवानी से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो सारे जो हैं अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और इसमें हम अपनी सुनवाई करवा सकते हैं सरकार के समक्ष। फौजीदारी के मामले कौन से होते हैं? फौजीदारी के मामले उच्चतम न्यायालय की 2 तरह की अपीलें की जा सकती हैं। इसमें कैसी कैसी? प्रथम बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के और दूसरे उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि ऐसा मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए रिहाई के आदेश को उलट कर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। यानी कि ऐसा कोई मामला हो जिसमें निचली अदालतें जो हैं उसने रिहाई का आदेश को उलट कर, यानी कि रिहाई करनी थी उस बंदे की
उसको रिहाई ना दे करके उसको मृत्युदंड का कोई फैसला दे दिया हो तो वो मामला जाएगा। ऐसा मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने किसी ऐसे केस को निचली अदालत के पास अपने पास मांग लिया हो, उस केस में अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया हो, यानी कि कोई ऐसा मैटर जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो, वो मामला अपने अंदर बुला सकता है। फौजीदारी और सभी मामलों में उस स्थिति में अपील की जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। यानी कि कोई भी ऐसा मामला जो लग रहा है कि उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है, निचली अदालत उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है या उसको उलटकर उन्होंने फैसले गलत दे दिए हैं, तो उसमें वो मामले जो हैं अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा विशेष अपील की आज्ञा। विशेष अपील की आज्ञा हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट। उसमें हमारा क्या है कि उपरोक्त व्यवस्थाएं सामान्य अपील से संबंधित है, परंतु जो अनुच्छेद 136 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के पास एक विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार क्या है वो, उसके अनुसार न्यायालय की किसी भी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध विशेष रूप से अपील की आज्ञा दे सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास एक ऐसी पावर है, वो किसी भी निचली अदालत या उच्च न्यायालय के अदालत के खिलाफ जो है कोई भी विशेष अपील की आज्ञा दे सकता है। और क्या कर सकता है, यदि न्याय प्रदान किए जाने में कोई कमी रह गई हो, यदि किसी अदालत ने कोई गलती कर दी हो या कानून की कोई त्रुटि रह गई हो, तो उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि किसी भी निचली अदालत ने कोई भी ऐसा गलत कार्य कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था उसको, जो उसके रूल्स के अंडर नहीं है, तो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है उच्चतम न्यायालय। अगला आता है हमारा सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जस्टिस। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की जरूरत है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी मामले पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है, परंतु इस संबंध में दो बातें महत्व की गई हैं। दो बातें महत्व, तो ये था आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आपको बता रही थी कि राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है, लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इस संदर्भ में दो बातें महत्व हैं। क्या है कि पहली बात ये कि उच्चतम न्यायालय को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि वो किसी को राय देगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके लिए कोई उसको सलाह देने योग्य नहीं है, इसका निर्णय स्वयं ही करेगा वो। द्वितीय क्या है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई फैसला दे दिया है, कोई परामर्श दी है, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसको मानेगा। उसके खुद की भी अपनी एक पहचान है, तो वो ना भी माने उस बात को। आगे है हमारा, दूसरे शब्दों में कहे तो न्यायालय ये घोषणा तो कर सकता है कि कोई बात न्याय संगत है अथवा नहीं है, परंतु अपनी बात को लागू करा सकने की क्षमता उसमें भी नहीं होती है। यानी कि जो न्यायालय है ये घोषणा तो कर देगा कि ये बात न्याय संगत है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, परंतु अपनी बात को उसे लागू करने के लिए भी उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि भाई वो उसको लागू कर सके। पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रपति को कई बार उच्चतम न्यायालय की सलाह लेनी भी पड़ी। तो इसी तरीके से जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार है कि इनमें एक दूसरे की इनको सलाह लेनी पड़ जाती है, जिस तरीके से राष्ट्रपति को लेनी पड़ जाती है। अब है मौलिक अधिकारों की संरक्षण। मौलिक अधिकारों के संरक्षण में हम देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में दिए गए सभी अधिकार जो है न्याय योग्य हैं और नागरिक उन्हें लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। अधिकारों के संरक्षण के नाते उच्चतम न्यायालय की कई प्रकार से लेख व आदेश जारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसको क्या क्या है वो, बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण लेख, ये सारे हमारे मौलिक अधिकारों के लिए ये हमें दी गई हैं शक्तियाँ, जिससे कि हम इसका लाभ उठा सकते हैं। छठा है हमारा, न्यायालय अपने निर्णय को पुनरीक्षण कर सकता है। यानी न्यायालय अपने जो बात है, अपने जो निर्णय है उसको दोबारा से इसको रिव्यू ले सकता है, दोबारा से उसको पुनरीक्षण कर सकता है। जैसे कि संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह अपने निर्णय या आदेशों पर फिर से विचार कर सके। उच्चतम न्यायालय को कोई भी गलती भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, वो भी गलती कर सकता है, उससे भी भूल चूक हो सकती है, तो उसको भी सुधारने का मौका दिया जा सकता है। तो यही है इसमें। उच्चतम न्यायालय अगला है, उच्चतम न्यायालय अभिलेखों की अदालत है। यानी कि कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है तो इसीलिए उसके फैसले व आदेश जो हैं वो रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके निर्णय जो होते हैं कानूनी मिसालों के रूप में धारण किया गया है इसको। इसके द्वारा दी गई व्याख्याएं देश भर में न्यायालय के रूप में मान्य हैं, तो इसकी बातों को सब मानते हैं। व्यक्ति जो है अपनी मनमानी करे तो उसे वो दंड भी दे सकता है।
तो यही है इसके बारे में। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संसद की रचना व उसकी शक्ति व कार्य बताइए कि भारतीय संसद की रचना, शक्ति व कार्य क्या है। देखिए, भारतीय संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो सदन होता है वो निम्न सदन होता है और समस्त देश का जो प्रतिनिधित्व यानी पूरे देश को चलाने वाला लोकसभा ही होता है। 1973 में जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसके दौरान जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 547 निश्चित की गई थी, 547 है। परंतु गोवा और दमन दीव के बाद जो है 1987 में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 550 हो गई थी और 550 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों के हैं और जो 20 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्रों के होंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि एंग्लो इंडियन जाति का आम चुनाव में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त कर सकता है, उसको ये भी परामर्श है। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 हो जाती है। ठीक है, इन सबको मिलाकर के जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन को मिलाकर के 552 हो जाती है। आजकल लोकसभा के सदस्य की संख्या क्या है, 545 है। इसमें 543 सदस्य जो है निर्वाचित हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति में एंग्लो इंडियन द्वारा नियुक्त किए गए हैं और मनोनीत सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं, 12 सदस्य होते हैं जो अलग से कैटेगरी कला के क्षेत्र में चुने जाते हैं। उसके अलावा जो जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी जनता के द्वारा चुने जाते हैं और लोकसभा की जो चुनाव अवधि होती है वो 5 वर्षीय होती है। इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग भी कर सकता है। लोकसभा के सदस्य अपने में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, वो अपने स्टेट में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुनते हैं। अगला हमारा आ जाता है राज्यसभा है। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व न करके राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा होती है जनता के लिए काम करती है, राज्यसभा राज्यों के लिए काम करती है। इसके सदस्य की संख्या जो है कितनी, 250 है और 12 सदस्य जो है इसमें राष्ट्रपति द्वारा ऐसे चुने जाते हैं जो विज्ञान कला के क्षेत्र में हो, तो ऐसे 12 लोग चुने जाते हैं और जिनको मनोनीत सदस्य भी कहा जाता है। इस समय राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है, 245 है और जिसमें से 233 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशित हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है और इसका जो चुनाव होता है वो 1/3 सदस्य द्वारा प्रति 2 वर्ष द्वारा होता है। 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का पदेन उत्तराधिकारी होता है और राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष चुनते भी हैं और जो उपाध्यक्ष अनुपस्थित में उनके कार्यों को संभालते भी हैं। तब कहते हैं कि इनके वेतन भत्ते, इनकी पेंशन वेंशन कितनी होती है, कह रहा है कि इनकी संसद के वेतन भत्ते जो होते हैं अन्य सुविधाएं संसद द्वारा ही निश्चित की जाती है कि कितना उनको वेतन भत्ता मिलेगा। आगे आता हमारे संसद की शक्तियाँ और उसके कार्य क्या हैं। संसद की शक्तियाँ क्या हैं कि भारतीय संसद जो है संघ की विधान पालिका है और संघ की सभी विधायी शक्तियाँ उसी के पास प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार से इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या है, विधानी शक्तियाँ। विधानी शक्तियाँ क्या होती है, संसद का मुख्य कार्य जो है कानून निर्माण करना है। पहला संसद का कार्य क्या है कि कानून निर्माण करेगी। संसद की कानून बनाने की बड़ी व्यापक जो है इसकी शक्ति है और कानून से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो सभी ये बनाएगा। परंतु किसी विषय पर संसद और राज्य विधान पालिका में कानून पारस्परिक विरोध हो तो संसद का कानून जो है वो लागू होगा। यानी कि यदि अगर कोई विरोध भी हो रहा हो राज्य और संसद के बीच में तो संसद का कानून ही लागू किया जाएगा, राज्य का नहीं किया जाएगा। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है और वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले बजट तैयार कर देती है। संसद इस बात पर विचार भी स्वीकृति करती है और बिना सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, यानी बिना सरकार की अनुमति के जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता और न ही धन खर्च किया जा सकता है जनता के ऊपर। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण भी जो है हमारी संसद ही रखती है कि कार्यपालिका जो होती है अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी मंत्रिमंडल को जवाब देना पड़ता है सरकार को, पर सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना। ये भी संसद के कार्य हैं। भारतीय संसद केवल कानून ही नहीं बनाती बल्कि राष्ट्रीय नीतियां भी लागू करती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन भी बनाती है। मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी नीतियां बनाई गई हैं तो उसको पालन किया जाएगा और सरकार को लगता है कि भाई इसमें सही निर्णय नहीं लिया गया या नीति सही नहीं बनाई गई तो आलोचना भी होती है उस चीज़ की। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वे अपने कार्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें तो वे महाभियोग द्वारा उसको हटा भी सकती है। उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।
अगला है संवैधानिक शक्तियाँ। भारत की संसद का संवैधानिक संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त है कि संसद में कुछ ऐसी धाराएं दी गई हैं जिसमें वो सरकार को लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो संविधान में संशोधन भी कर सकती है। अब सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद, यानी कि कोई भी रिलेटेड जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए यह सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद भी कर सकती है। संसद जो है, संसद में ही सरकार की नीतियाँ निर्णयों पर वाद विवाद किया जाता है। उनकी विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना भी की जाती है, किस तरीके से कि सरकार की जो नीतियाँ बनाई गई है उनकी आलोचना भी की जाएगी और उनकी बढ़ाई भी की जाएगी अगर कोई गलती की हुई तो। संसद को जनता की शिकायतों पर प्रकाश डालने और उन्हें दूर करने के साधन भी कहा जाता है कि सरकार की जो गलतियां हैं उसको भी संसद देखती है कि क्या तुमने निर्णय बनाए हैं, क्या नहीं बनाया, उनकी गलतियों गलतियों को समझाएगी भी, बताएगी भी। ये सारे काम जो है संसद के होते हैं। अपने मतदाताओं की शिकायतें, आवश्यकताओं को सरकार अपने सामने रखती है और दूर करने का प्रयास जो है संसद करती है। विविध शक्तियाँ क्या है इसके पास? संसद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है, लोकसभा का अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव करती है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है राज्यसभा में। अगला है निर्वाचन संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या है कि संसद संबंधी राज्य सरकार की सलाह से नवीन राज्य बना सकती है अथवा राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और कह रहे हैं कि संसद किसी राज्य की विधानसभा का अंत भी कर सकती है अथवा उसे बना भी सकती है, किसी राज्य को अंत भी कर सकती है और सीमा को परिवर्तित भी कर सकती है उसकी। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है कि अगर राष्ट्रपति कोई संकटकालीन की घोषणा करती है तो उसको जो है संसद की परामर्श जरूरी है। और यही कह रहे हैं कि इसी तरीके से भारतीय संसद की जो स्थिति क्या है कि भारतीय संसद को कानून निर्माण आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु भारतीय संसद इंग्लैंड की संसद की तरह प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है। यानी कि इंग्लैंड की तरह इतनी प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है, पर फिर भी जो इनके कानून नियम लागू किए गए हैं वो सारे लोगों की भलाई के लिए किए गए हैं। तो यही सारे कार्य थे संसद के, जो संसद कार्य करती हैं सारे अपने देश में। तो इसका जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड तक। एंड अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।